हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग अपने केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ज़रा थोड़ा देख लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिएक्शंस वाले पार्ट हैं वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लो। लेकिन जो भी मेरे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जो भी स्टूडेंट नीट, जेईई मेंस, एडवांस और साथ साथ 11, 12 को लेकर और नीट, जेईई मेंस, एडवांस तक प्रिपरेशन करना चाहते हैं केमिस्ट्री को, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इससे जुड़े रहें, ताकि वो तमाम जितने भी मटेरियल्स हैं उस लेवल का, जो आईआईटी, जेईई मेंस लेवल का है, नीट लेवल का है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, अब ज़रा देखो ध्यान से। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर 12th अभी देखेंगे हम लोग, क्योंकि 12th के ही मकसद से हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक को। अभी 11th वाले पर हम लोग टच नहीं करेंगे, क्योंकि उसका भी लेक्चर आएगा, वक्त आएगा तो उसका भी हम 11th वाला भी अपलोड करेंगे, लेकिन 12th वाले के मुताबिक देखते हैं। देखो, एक चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज़्म। रिएक्शन मैकेनिज़्म, और रिएक्शन मैकेनिज़्म पढ़ने के बाद तो जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस हैं, जो रिएक्शंस वाले चैप्टर हैं, वो सब डिपेंड करते हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म पर। और रिएक्शन मैकेनिज़्म आपका एक तरीका बताएगा, रूल प्रोवाइड करेगा रिएक्शन को कराने का। ठीक है, और सबसे पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, चैप्टर रिएक्शंस वाला, वो हाइड्रोकार्बन है, और इसमें हम लोग रिएक्शन मैकेनिज़्म का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है आपका रिएक्शन मैकेनिज़्म, जितने भी चैप्टर्स हैं रिएक्शन वाला, सब में इस्तेमाल होगा। एरोमेटिक केमिस्ट्री, ये भी रिएक्शंस वाला है, ये भी 11th में पढ़ना है, और हाइड्रोकार्बन भी 11th में पढ़ना था। तो इस दोनों को समझने के लिए रिएक्शन मैकेनिज़्म का समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, 12th क्लास में, यहाँ से 12th क्लास, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये 12th क्लास है। अब 12th क्लास का जो चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा रिएक्शन मैकेनिज़्म। तो सबसे पहला चैप्टर जो रिएक्शंस वाला है 12th क्लास में, हेलो एल्केन है। फिर दूसरा अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, ये भी 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर, ये भी रिएक्शन वाला है। कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, ये भी आपका रिएक्शन वाले चैप्टर है। और अमाइंस, ये भी रिएक्शंस वाले चैप्टर हैं। तो 12th क्लास में कितने रिएक्शंस वाले चैप्टर हैं? ये 1, 2, 3 और ये 4। अब इस 4 को समझने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा रिएक्शन मैकेनिज़्म, और रिएक्शन मैकेनिज़्म जब समझ जाओगे तो ये आपका जो 12th के चैप्टर है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 चैप्टर आपका 11th का है। खैर, जब तुम रिएक्शन मैकेनिज़्म पढ़ोगे तो ये चैप्टर बहुत सारे इसमें कवर हो जाते हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म में, और बाकी जो चैप्टर्स हैं उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज़्म पढ़ेंगे, और जब तुम रिएक्शन मैकेनिज़्म पढ़ लोगे तो तुम अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा सकते हो, वहाँ से फिर रिएक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हलवा खाते हो ना, वैसे ही रिएक्शन तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा। बात है कि समझ में? अंडे का हलवा, चाहे चने का हलवा, कोई दिक्कत। तो रिएक्शन मैकेनिज़्म पहले हम लोग पढ़ेंगे, देन उसके बाद से 12th क्लास के हेलो एल्केन पढ़ेंगे, अल्कोहल पढ़ेंगे। ये चैप्टर्स को सीक्वेंसली हम लोग पढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो अगर करना है तो। सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज़्म क्या है? तो किसी भी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करने का तरीका को बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म। मान लेते हैं कि एक रिएक्शन है, अब वो रिएक्शन में तुम रिएक्टेंट लेकर आओगे, रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में, यही तो रिएक्शन का मकसद होता है। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि रिएक्टेंट डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है प्रोडक्ट में, बहुत सारे स्टेप लगते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 में जाकर वो प्रोडक्ट बनता है। तो इसी स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन को रिएक्शन मैकेनिज़्म बोलते हैं। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पर, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन मैकेनिज़्म। और इसी में हम लोग सीखेंगे कि रिएक्शन को कैसे स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, जो रिएक्शन होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। मतलब टू थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल
रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब टू थिंग्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। पहला देखो क्या, एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले कोई भी रिएक्शन होगा तो मान लेते हैं कि रिएक्शंस में तुम रिएक्शन करा रहे हो तो रिएक्टेंट होगा, तो रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड टूटते हैं। अब वो पुराने बॉन्ड्स टूट कर फिर प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब नए बॉन्ड्स बनाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी रिएक्शन में दो बात याद रखना। पहला है जिसका नाम है बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले बॉन्ड टूटते हैं। अब कौन से बॉन्ड टूटेंगे जी बताओ? बॉन्ड क्लीवेज, मतलब ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं। ओल्ड बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? ब्रेक करेंगे। जो पुराने बॉन्ड है वो टूटेंगे, और इसी क्लीवेज को बोलते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। और जब बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, कराने के लिए, बॉन्ड ब्रेकिंग कराने के लिए एनर्जी क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। एनर्जी सप्लाई टू बॉन्ड ब्रेक, टू बॉन्ड ब्रेक। आगे बात समझ में? तो सबसे पहला रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्टेंट जो तुम लिए हो उसका क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। अब बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब होता है कि बॉन्ड क्लीवेज, और बॉन्ड क्लीवेज का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। और बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होता है? एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा तोड़ने के लिए। तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा टू बॉन्ड ब्रेक। और बॉन्ड क्लीवेज किसका होता है? ओल्ड बॉन्ड्स का। मतलब जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो किसका होता है? रिएक्टेंट्स का। किसका? रिएक्टेंट्स का बॉन्ड टूटेंगे, अब प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है। अच्छा, एक जरा बात बताओ कि बॉन्ड क्लीवेज में आपको एनर्जी सप्लाई करना होगा, तो बता दो, जब बॉन्ड क्लीवेज में एनर्जी सप्लाई करना होगा तो ये कौन सा हो जाएगा? इंडोथर्मिक हो जाएगा। इंडोथर्मिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी देना पड़ता है। तो बॉन्ड क्लीवेज में बॉन्ड तोड़ना है, पहले बॉन्ड टूटेगा तब तो प्रोडक्ट बनेगा। तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे, रिएक्टेंट वाले बॉन्ड टूटेंगे, तो एनर्जी आपको देना पड़ेगा तोड़ने के लिए, और उसी को बोलते हैं इंडोथर्मिक। कोई दिक्कत? और फिर इसके बाद से मैं दूसरा पॉइंट बताता हूँ इसको अच्छे। तो फिर नए बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा? न्यू बॉन्ड्स बनेंगे, न्यू बॉन्ड्स। और न्यू बॉन्ड्स किसका बनता है जी? प्रोडक्ट का। किसका? प्रोडक्ट का। कोई दिक्कत? और बॉन्ड फॉर्मेशन जब बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन जब बनता है तो क्या होता है? एनर्जी इज रिलीज्ड। कोई दिक्कत? मतलब एनर्जी निकलेगा। और जब एनर्जी निकलेगा तो बताओ बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। कौन सा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक बात याद रखना कि बॉन्ड क्लीवेज होता है रिएक्टेंट का। पहले पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे तो फिर नया बॉन्ड बनेगा, और नया बॉन्ड किसका बनता है? प्रोडक्ट का। मतलब न्यू बॉन्ड्स किसका बनेगा? प्रोडक्ट का। उसी को बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, और उसमें एनर्जी निकलता है। अच्छा, एक बात और ज़रा देखना ध्यान से, एनर्जी बढ़ता है तो स्टेबिलिटी घटता है। स्टेबिलिटी घटेगा। तो इस बात को याद रखना, जितना एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी घटेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है इसमें एनर्जी में जो संबंध है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी घटेगी और एनर्जी घटने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बात ज़रा है। जैसे एक एग्जाम्पल से बात को ज़रा समझो, देखो ध्यान से। ये N2H2 ये एक रिएक्शन है, इसमें NH3 बना है। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिल रहे हैं तो अमोनिया गैस बन रहे हैं। ज़रा देखना ध्यान से, इस नाइट्रोजन N2 मतलब N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, और हाइड्रोजन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब ज़रा देखो यहाँ पर NH बॉन्ड बना है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है, और NH बॉन्ड कितना बना है? 3 बना है, NH NH NH। तुम बताओ, यहाँ पर N और N के बीच में बॉन्ड टूटा पहले, और H के बीच में पहले बॉन्ड टूटा, तो पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब बताओ, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बाहर से आपको एनर्जी सप्लाई करना होगा। तो एक बात याद रखना, इस मॉलिक्यूल्स के पास पहले से अपना इंटरनल एनर्जी है, कुछ ना कुछ एनर्जी है, लेकिन उतना एनर्जी नहीं है कि ताकि बॉन्ड को तोड़ सके। तो अब आपको बाहर से एनर्जी इसको सप्लाई करना होगा ताकि बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएं। अब जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया हूँ कि बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, वो इंडोथर्मिक होता है। और जैसे बॉन्ड ब्रेक हुए तो देखो नया बॉन्ड बना,
NH, नया बॉन्ड बना। और जैसे नए बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी निकलता है, तो एनर्जी क्या होगा, निकलेगा। कोई दिक्कत? तो देखो रिएक्टेंट साइड पुराने बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट साइड नए बॉन्ड बनते हैं। तो यही होता है रिएक्शन में, दो बातें मौजूद हैं, इसको ज़रा ध्यान से देख लेना। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप, वो रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप होता है जिसका नाम है सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, या इसी का नाम एक और है एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या नाम है, एलिमेंट्री रिएक्शन। और दूसरा जिसका नाम है मल्टीपल रिएक्शन, क्या नाम है, मल्टीपल रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टीपल नहीं, मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन। और इसी का नाम है कॉम्प्लेक्स टाइप रिएक्शन। क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स टाइप रिएक्शन। अब स्टेप के मुताबिक दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिंगल स्टेप। कौन सा, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो एक स्टेप में हो। मतलब कितना स्टेप, इन वन स्टेप, इन वन स्टेप में रिएक्शन क्या हो जाए, इन वन स्टेप में रिएक्शन हो और क्या दे दे, प्रोडक्ट दे दे। क्या दे दे, प्रोडक्ट। मतलब ऐसा रिएक्शन जो एक स्टेप में होकर क्या दे दे, आपका प्रोडक्ट। जैसे जरा देखना ध्यान से, इधर ये A2 अब प्लस B2 रिएक्टेंट है। जब दोनों मिला तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, AB। क्या मिल रहा है जी, AB। अब इस बात को जरा समझो, ये A2 और B2 मिलकर डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बन गया है, AB। एक स्टेप में हुआ है तो पुराने बॉन्ड टूटे होंगे और नए बॉन्ड बने होंगे। तो ज़रा खुद से देखो, A2 को मैं ऐसे लिखता हूँ A सिंगल बॉन्ड A, और प्लस B2 को मैं ऐसे लिखता हूँ B सिंगल बॉन्ड B। अब ज़रा देखना, ये दोनों रिएक्टेंट साइड में है तो दोनों क्या होंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन तुम देखो, इस पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए बाहर से आपको एनर्जी देना पड़ेगा। एक तो सबसे पहली बात कि A2 और B2 के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है अपना इंटरनल, और बाहर से जो एनर्जी देंगे ताकि सप्लाई करें कि वो उतना एनर्जी हो जाएगा ताकि अपने बॉन्ड्स को तोड़ सकें। जैसे बॉन्ड टूटेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन नहीं, एक चीज़ और समझ लो, प्रोडक्ट डायरेक्ट बनता नहीं है। जैसे ही तुम एनर्जी सप्लाई करोगे, एनर्जी जैसे ही सप्लाई करोगे, एनर्जी सप्लाई, एनर्जी सप्लाई क्यों सप्लाई कर रहे हो, टू ब्रेक द बॉन्ड्स। बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी जैसे सप्लाई करोगे तो क्या हो जाएंगे, बॉन्ड टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक स्टेट बनेगा, ज़रा देखना ध्यान से, ये पुराने बॉन्ड है तो ए के बीच में बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और इधर B और B के बीच में बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और नए बॉन्ड AB बनना शुरू हो जाएंगे। कोई दिक्कत? अब ज़रा देखना, ये जो आपका एक सिचुएशन, जो एक स्टेट जो बन रहा है, इसमें पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं। A और A के बीच में पुराने बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, और B और B के बीच में पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, और AB बॉन्ड नए बन रहे हैं। तो पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने एक साथ, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये क्या हो गया आपका, ट्रांजिशन स्टेट, TS का मतलब ट्रांजिशन स्टेट। अब उसके बाद से क्या हो जाएगा, जब ये सिचुएशन आ जाएंगे तो पुराने बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बन जाएंगे। तो देखो AB प्लस AB, ये वाला AB और नीचे वाला AB बन गया, और क्या बना दिया, 2AB। बात आ गई समझ में? तो फिर से देखना, एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन जो एक स्टेप में होता हो और एक स्टेप में प्रोडक्ट दे दे। तो कैसे, ये A2 हो गया, ये B2 हो गया। तो पहले तो पुराने बॉन्ड टूटे तो एनर्जी सप्लाई कर देंगे, तो पुराने बॉन्ड टूटने लगेंगे, और फिर उसी वक्त नए बॉन्ड बनने लगेंगे। तो उस स्टेट का नाम है ट्रांजिशन स्टेट, या इसका नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। आगे हम लिख देंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो पुराने बॉन्ड और नए बॉन्ड साथ में, पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, फिर उसके बाद से प्रोडक्ट बना लेगा आपका AB। तो ट्रांजिशन स्टेट हर रिएक्शन के हर स्टेप में बनता है। ये तो एक ही स्टेप में है तो इसमें बना है। अगर 2 स्टेप में होगा तो 2 ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, 3 स्टेप में होगा तो 3 ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अब ट्रांजिशन स्टेट ज़रा समझ लो, ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो हाईली अनस्टेबल होता है, जिसका लाइफ काफ़ी कम होता है। अब बताओ, अनस्टेबल होगा तो उसका स्टेबिलिटी काफ़ी कम,
जब स्टेबिलिटी काफ़ी कम है तो एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि स्टेबिलिटी में एनर्जी में संबंध उल्टा होता है। तो ये क्या होता है, ये इसके पास हायर एनर्जी होते हैं, हायर एनर्जी, इसके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और जब हायर एनर्जी होगा तो लोअर स्टेबिलिटी, इसके पास क्या है, लोअर स्टेबिलिटी, ठीक है जी, मतलब इसका स्टेबिलिटी काफ़ी कम होगा। जब लोअर स्टेबिलिटी होगा तो इसका लाइफ क्या होगा, लेस लाइफ होगा, लेस इन लाइफ, लाइफ टाइम, लेस इन लाइफ, इसका लाइफ काफ़ी कम होगा। तो लाइफ काफ़ी कम हो तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मतलब पुराने बॉन्ड्स टूट जाएंगे और नए बॉन्ड्स जल्दी बन जाएंगे और उसके बाद से क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। आ गई बात समझ में। अब ज़रा देखना ध्यान से, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में मैं अभी लिख दूंगा, लेकिन एक बात समझ लो, इस मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगा, लेकिन उतना एनर्जी इंटरनल है, लेकिन उतना नहीं है ताकि बॉन्ड तोड़ सकें। तो पहले बाहर से हम एनर्जी दे देंगे तो बॉन्ड टूट जाएंगे, तो पुराने बॉन्ड और नए बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएंगे, पुराने बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा, नए बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये हाईली एनर्जेटिक होता है तो हाईली अनस्टेबल होगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से प्रोडक्ट बन जाएगा। अब प्रोडक्ट मान लेते हैं बना, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो जैसे प्रोडक्ट बनता है तो एनर्जी क्या होता है, निकलता है, प्रोडक्ट बनता है तो एनर्जी निकलता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी निकलता है। अब मान लेते हैं कि इस दोनों मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है 10 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी एनर्जी है, और 10 किलो कैलोरी में बॉन्ड नहीं टूट रहा है, तो बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं बाहर से सप्लाई कर दिए कितना, 100 किलो कैलोरी एनर्जी, 100 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर से सप्लाई कर दिए ताकि बॉन्ड टूट जाए। तो अब इन मॉलिक्यूल्स के पास कितना एनर्जी हो गया, अब इनके पास हो गया ये 10 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी, ये तो पहले से है, और बाहर से तुम 100 किलो कैलोरी एनर्जी सप्लाई कर दिए, तो टोटल कितना हो गया, 110 किलो कैलोरी एनर्जी हो गया। अब इसके पास कितना हो गया, 110 किलो कैलोरी, और जैसे ही होगा तो बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो तुम एनर्जी इतना सप्लाई की हो 100 किलो कैलोरी, ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो इंटरनल तो 10 किलो कैलोरी इसके पास पहले से है और 100 किलो कैलोरी दे दिए ताकि बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाए। अब जरा देखना ध्यान से, पहले कितना एनर्जी था, 10 किलो कैलोरी एनर्जी था। अगर जो प्रोडक्ट बना है 10 किलो कैलोरी से एनर्जी घटते घटते इसका कितना हो गया, 2 मान लेते हैं, कितना, 2, तो हम बोलेंगे कि एनर्जी क्या हो गया, निकल गया, क्या हो गया, निकल गया। 10 से 2 हो गया मतलब एनर्जी निकल रहा है, और उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो इधर 10 है इंटरनल मॉलिक्यूल्स के पास, रिएक्टेंट साइड 10 है, और निकल प्रोडक्ट का कितना हो गया, 2 हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी निकल गया। और जब एनर्जी निकलता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो एक्सोथर्मिक में स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एक्सोथर्मिक एनर्जी देख लो। मान लेते हैं इसके पास एनर्जी कितना, इंटरनल 10, ठीक है, और ये 100 किलो कैलोरी तो एनर्जी सप्लाई किया गया बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो बॉन्ड टूटने में ख़त्म हो गया। अब इंटरनल 10 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में एनर्जी कितना है, 12, तो बताओ एनर्जी ज़्यादा किधर है, प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट साइड में एनर्जी कम है। तो एनर्जी कम होता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये इधर रिएक्टेंट स्टेबल हो जाएगा, और प्रोडक्ट साइड एनर्जी ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इधर 10 हो गया एनर्जी और उधर 12 हो गया। तुम बताओ 10 से 12 होने का मतलब एनर्जी बढ़ गया, तो एनर्जी बढ़ने का मतलब कि एनर्जी ये गेन कर रहा है सिस्टम, और एनर्जी जब गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक हो जाएगा। तो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक इंडोथर्मिक होगा और दूसरा केस क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक में क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स का और उधर प्रोडक्ट का इंटरनल एनर्जी, तो रिएक्टेंट का इंटरनल एनर्जी और प्रोडक्ट का इंटरनल एनर्जी, तो प्रोडक्ट का इंटरनल एनर्जी कम और रिएक्टेंट का इंटरनल एनर्जी ज़्यादा, तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ एनर्जी निकल गया तभी तो कम हुआ है, तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और इंडोथर्मिक में रिएक्टेंट का इंटरनल एनर्जी 10 मान लेते हैं, प्रोडक्ट का कितना 15 मान लेते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ने का मतलब कि एनर्जी सिस्टम गेन किया है, वो इंडोथर्मिक हो जाएगा। तो एवरी एलिमेंट्री रिएक्शंस आर कैटेगराइज इन 2 केस, पहला केस नंबर 1 एक्सोथर्मिक, केस नंबर 2 इंडोथर्मिक, उसको अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बताया था। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, इसका एक और नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये क्या होता है, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट, इसके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होगा तो बताओ इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, लोवेस्ट होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी लोवेस्ट होगा, कोई दिक्कत, मतलब काफ़ी इसका स्टेबिलिटी काफ़ी लो होगा, जल्दी मतलब बॉन्ड टूटेगा फिर बनेगा साथ साथ,
और जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी काफ़ी कम होता है। इसमें क्या होता है, स्टेट एक ऐसा स्टेट है वेयर ओल्ड बॉन्ड्स आर गेटिंग ब्रोकन, मतलब रिएक्टेंट वाले बॉन्ड टूटेंगे एंड न्यू बॉन्ड्स आर गेटिंग फॉर्म, ठीक है, मतलब नए बॉन्ड टूटेंगे, अब नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे एक साथ, ठीक है ना, और ये स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। आगे बात समझ में? तो अब जरा देखना ध्यान से, सबसे पहले हम लोग आते हैं केस नंबर 1 फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जरा देखना ध्यान से, मतलब एलिमेंट्री स्टेप जो रिएक्शन होते हैं दो टाइप के, एक एक्सोथर्मिक और एक इंडोथर्मिक। अब इसमें ज़रा देखना ध्यान से, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, रिएक्टेंट हो गया इधर, और ये कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में कितने स्टेप में, एक सिंगल स्टेप में ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, वो तो आप जान चुके हैं। अब जरा देखना ध्यान से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर एलिमेंट्री होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पास मोर एनर्जी है। क्या है जी? मोर एनर्जी। अब मोर एनर्जी तो प्रोडक्ट के साइड क्या होगा, लेस एनर्जी होगा, लेस एनर्जी। इसका मतलब कि ज़्यादा से कम आया है एनर्जी, ज़्यादा से कम एनर्जी हो गया है, पहले ज़्यादा था अब कम, तो एनर्जी निकल गया है, और जहाँ पे एनर्जी निकलता है वो एक्सोथर्मिक होता है। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल कौन, रिएक्टेंट, और अगर एनर्जी कम है तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल। कोई दिक्कत? आगे बात समझ में? अब जरा देखना, रिएक्टेंट का अपना इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, अब प्रोडक्ट का जो अपना इंटरनल एनर्जी लेस है। क्या है जी? लेस। अब फिर समझो, रिएक्टेंट का अपने इंटरनल एनर्जी में तुम बाहर से एनर्जी सप्लाई किए बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो वो बॉन्ड टूटकर ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो एनर्जी जो तुम बाहर से सप्लाई किए वो कहाँ चला गया, ट्रांजिशन स्टेट में चला गया, ताकि पुराने बॉन्ड को तोड़ सके और नए बॉन्ड को बना सके। और उसके बाद से क्या हुआ, इधर प्रोडक्ट बना और एनर्जी निकलना शुरू हो गया। अब उसके बाद से फिर प्रोडक्ट के पास एनर्जी निकल के कुछ तो बचा होगा ना जी, तो जो बचा है वो लेस एनर्जी बचा है, किसके कंपेयर में, रिएक्टेंट के कंपेयर में, तो इसलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। ये बता रहा है कि यहाँ से एनर्जी निकल गया है। कोई दिक्कत? तो दो टाइप की एनर्जी है रिएक्टेंट के पास, जरा सुनना एकदम, एक इंटरनल एनर्जी और एक जो बाहर से सप्लाई करते हो बॉन्ड तोड़ने के लिए, और जो बाहर से सप्लाई करते हो बॉन्ड तोड़ने के लिए वो कहाँ चला गया, ट्रांजिशन स्टेट में, ताकि पुराने बॉन्ड को तोड़ सके और नए बॉन्ड बने। तो इंटरनल एनर्जी में तुम बाहर से एनर्जी ऐड कर दिए, ठीक है, एनर्जी निकलना स्टार्ट हो, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनता है, जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो एनर्जी निकलेगा, ठीक है, एनर्जी निकलेगा। लेकिन इसके पास जो इंटरनल एनर्जी है 10 किलो कैलोरी मान लेते हैं, तो इसके पास कितना हो जाए, मान लेते हैं 2, तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, इसके पास एनर्जी कम है, तो यहाँ से यहाँ मान लेते हैं एनर्जी क्या हो गया, कम है, तो एनर्जी निकल गया। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया है। तो इसको ध्यान से समझ लो, फिर अगला हम इंडोथर्मिक बताएंगे, ठीक है, क्या होगा। अब जरा देखना एनर्जी डायग्राम, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हारा एक्सिस हो गया, ये एक्सिस कौन सा हो गया, एनर्जी वाला, और ये एक्स एक्सिस दिख रहा है, जो एक्स एक्सिस, ये क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब तुम बताओ, ये रिएक्टेंट है, तो बताओ रिएक्टेंट का अपना एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। अब प्रोडक्ट जो बन गया है, जो एनर्जी निकल चुका है, निकलने के बाद से एनर्जी क्या है, कम है, तो ज़्यादा इधर है, इधर कम है, तो ओवरऑल एनर्जी निकल चुका है, तो एक्सोथर्मिक हो गया। तो अब बताओ प्रोडक्ट का एनर्जी, रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है, तो मान लेते हैं कि रिएक्टेंट ये हो गया तुम्हारा, ये रिएक्टेंट हो गया, इसका एनर्जी ज़्यादा है। अब प्रोडक्ट मान लेते हैं यहाँ पर, और इसका एनर्जी कम है, P मतलब प्रोडक्ट। देखो रिएक्टेंट का एनर्जी ऊपर है, प्रोडक्ट का एनर्जी नीचे है, और ये ग्राफ ऐसे होता है। अब ध्यान से देखना, ये जो स्टेट जो आपका है, ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट। क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट। क्यों कि इस पॉइंट पर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी, और मैं बता चुका हूँ कि हाईएस्ट जो एनर्जी होता है वो किसके पास होता है, ट्रांजिशन स्टेट के पास। अब ट्रांजिशन स्टेट में पुराने बॉन्ड टूटते हैं। अब बताइए रिएक्टेंट का जो यहाँ से यहाँ जो एनर्जी है, ये यहाँ से यहाँ, ये रिएक्टेंट का, तो इसका मान लेते हैं एनर्जी कितना, HR मान लेते हैं। तो ये रिएक्टेंट के पास जो पहले से एनर्जी है, पहले से इंटरनल। अब बताओ कि इस रिएक्टेंट को हमको पहुंचाना है ट्रांजिशन स्टेट पर, ताकि पुराने बॉन्ड टूट जाएं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी सप्लाई करना होगा। और कितना सप्लाई करना होगा, तो बाहर से ज़रा देखना ध्यान से, हमको एनर्जी इतना सप्लाई करना होगा, इसको पहुंचाना है यहाँ पर,
मतलब इतना सप्लाई करना पड़ेगा। ये ज़रा देख लेना, यहाँ पर इतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा और इंटरनल एनर्जी में उतना एनर्जी ऐड करना पड़ेगा, तो उसी एनर्जी को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? ईए का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में जो एनर्जी ऐड करते हैं कि ताकि वो इंटरनल एनर्जी पहुँच के कहाँ पर चला जाए, ट्रांजिशन स्टेट के पास चला जाए, क्योंकि इसके पास हाईएस्ट एनर्जी होता है, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो ऐड करते हैं। अब जरा देखना ध्यान से, ऐड कर दिए हैं तो ये रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड्स टूट गए, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में पुराने बॉन्ड टूट गए, अब नए बॉन्ड बने गए। अब जब नए बॉन्ड बनेंगे, इसका मतलब कि प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया। तो प्रोडक्ट बनेगा तो सबको पता है कि प्रोडक्ट जब बनता है तो एनर्जी निकलता है, तो एनर्जी निकलेगा तो क्या होगा, एनर्जी डाउन होगा। देखो एनर्जी कम होगा, प्रोडक्ट बनता है तो एनर्जी निकलता है, लेकिन इतना निकल गया एनर्जी कि जो शुरू में रिएक्टेंट का अपना एनर्जी जो HR था, उससे भी प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो गया। इसका मान लेते हैं HP। तो तुम बताओ, HR ज़्यादा है शुरू में, HP कम है, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो ओवरऑल क्या हुआ, एनर्जी निकल चुका है। तो ओवरऑल जो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बना है, इस केस में जो प्रोडक्ट बना है, तो वो किस प्रोसेस से बना है, एक्सोथर्मिक। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी क्या हो गया है, निकल गया है। कोई दिक्कत? तो बताओ चेंज इन हीट कितना हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H, चेंज इन एंथैल्पी, इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। तो कितना हो जाएगा, तो फाइनल एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट के पास HP, चेंज का मतलब फाइनल मतलब जो प्रोडक्ट बना है, माइनस इनिशियल रिएक्टेंट। तो बड़ा कौन है, रिएक्टेंट है, और HP क्या है, छोटा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो बता, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो चेंज इन हीट होता है क्या होता है, निगेटिव होता है। अब इसको ऐसे समझो, इंटरनल एनर्जी है 10 किलो कैलोरी, अब प्रोडक्ट कितना हो गया, 8 किलो कैलोरी, इसका मतलब कि 2 किलो कैलोरी एनर्जी निकल गया, तो निकलता है तो एक्सोथर्मिक होगा। और जो एनर्जी दे रहे हैं ना बाहर से, वो तो एक्टिवेशन एनर्जी है, ताकि बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाए और वो ट्रांजिशन स्टेट के पास चला जाए, मैक्सिमम एनर्जी हो जाए ताकि टूटना स्टार्ट हो जाए, ट्रांजिशन स्टेट के पास चला जाए। लेकिन इंटरनल HR और प्रोडक्ट का अपना कितना हो गया, HP। तो इंटरनल से प्रोडक्ट का कंपेयर करो, प्रोडक्ट का अपना, तो ओवरऑल क्या हो गया, प्रोडक्ट कम हो गया है तो एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक है, अब इंडोथर्मिक बताते हैं, इसको नोट कर लो, जाए इंडोथर्मिक हो जाए। तो इसमें क्या होगा, ज़रा देखना ध्यान से, इसको समझ लो एकदम ध्यान से। रिएक्टेंट हो गया ये, और रिएक्टेंट तो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, और सुनना, जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी निकलता है, एनर्जी क्या होता है, निकलता है। ठीक है, अभी खुश मत हो, इसको एक्सोथर्मिक मत बोल देना, पूरा ओवरऑल प्रोसेस एक्सोथर्मिक नहीं होगा। हाँ, प्रोडक्ट बनेगा तो नए बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी निकलेगा, तो नए बॉन्ड बनना एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि नहीं वो देखना है। अब देखो जरा, इंडोथर्मिक बनने के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या है, लेस एनर्जी। क्या है जी, यहाँ पर लेस एनर्जी, और इससे पहले मोर एनर्जी था रिएक्टेंट के साइड। और जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, मोर एनर्जी। क्या बना, मोर एनर्जी। टेंट है आपका, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है इसके पास। अब ध्यान से एकदम देखना, ध्यान से अब देखना, मान लेते हैं कि रिएक्टेंट साइड में एनर्जी पहले से 10 किलो कैलोरी है, इंटरनल एनर्जी। कौन सा इंटरनल, मतलब HR का मतलब कि रिएक्टेंट का अपना एनर्जी। अब रिएक्टेंट में क्या होता है, पुराने बॉन्ड तोड़ना है तो बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो जो बाहर से एनर्जी सप्लाई करोगे, मान लेते हो कितना, 100 किलो कैलोरी सप्लाई कर दिए बाहर से, ताकि अब वो बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाए और वो कहाँ चला जाए, ट्रांजिशन स्टेट में। तो ये जो बाहर से ऐड किए हो, ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या हो जाएगा, EA का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये जब दोनों मिल जाएंगे तो 110 किलो कैलोरी हो जाएगा, 110 किलो कैलोरी। और ये एनर्जी क्या हो जाएगा, किसका, ट्रांजिशन स्टेट के पास, क्योंकि जैसे 100 दे दिए तब ट्रांजिशन स्टेट के पास चला जाएगा, पुराना बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा, तो ट्रांजिशन स्टेट के पास एनर्जी कितना हो जाएगा, इतना। अब जरा देखना ध्यान से, अब जो प्रोडक्ट बना तो जाहिर सी बात है कि नए बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगा, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसके पास ओवरऑल एनर्जी क्या है, मोर एनर्जी है। किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। तो रिएक्टेंट के पास एनर्जी कितना है, 10, और इसके 10 के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट के पास एनर्जी कितना हो गया, मान लेते हैं 15 किलो कैलोरी। हम इस 100 पे बात नहीं करी, तो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन चालू कराने के लिए किया गया है 10, अब प्रोडक्ट क्या हो गया 15। तुम बता, यहाँ से 10 से 15 जाने में ऐसा लग रहा है कि एनर्जी सिस्टम गेन कर लिया है। क्या कर लिया है, गेन कर लिया, प्रोडक्ट एनर्जी गेन कर लिया और स्टेबिलिटी कम हो गई। तो जैसे एनर्जी गेन कर लिया है, इसका मतलब ओवरऑल प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्रोसेस इंडोथर्मिक हो जाएगा।
उसी तरीके से इससे पहले वाले में था 10 किलो कैलोरी था, और यहाँ पर एनर्जी कितना हो गया, मान लेते हैं 2, तो हम बोलेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या हो गया, निकल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 15 मान लेते हैं, 15 किलो कैलोरी। और ये जो एनर्जी निकल रहा है, ये तो जब बॉन्ड बन रहा है उस वक्त एनर्जी निकल रहा है, ठीक है ना। और प्रोडक्ट के पास एनर्जी निकल के जो बचा है वो कितना, 15 बचा है प्रोडक्ट के पास। तो प्रोडक्ट का अपना इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, किसका, HP हो जाएगा प्रोडक्ट का अपना इंटरनल एनर्जी, और रिएक्टेंट का अपना कितना है 10। तो 10 से 15 मतलब एनर्जी गेन हुआ है वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। अब देखना इसी पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अभी तुमको एकदम चमक जाएगा, घबराना मत, एकदम ध्यान से देखना। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो गया, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और ये तुम्हारा क्या हो गया, एनर्जी हो गया, क्या हो गया, एनर्जी। अब तुम देखो रिएक्टेंट का अपना एनर्जी इंटरनल लेस है, अब प्रोडक्ट का मोर है, तो रिएक्टेंट नीचे कर दो, R मतलब रिएक्टेंट नीचे, अब प्रोडक्ट क्या कर दो, ऊपर इधर कर दो, क्योंकि प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है। और ये जो एनर्जी का जो हाइट है ये क्या है, HR है, मतलब रिएक्टेंट का अपना एनर्जी। और ये जो प्रोडक्ट का जो हाइट है, जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, इसका अपना एनर्जी कितना हो जाएगा, HP। सब निकल वगैरह के, निकल वगैरह के जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगा ही, तो निकलने के बाद इतना HP बन गया, लेकिन HP रिएक्टेंट से ज़्यादा है। अब जरा देखो ध्यान से, इसका जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे होगा, इधर का हाइट ऊंचा हो जाएगा, पहले क्या था, इधर का हाइट नीचे था। और ये जो सबसे ज़्यादा जिसके पास एनर्जी है, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब बताओ रिएक्टेंट के साथ एनर्जी कितना है, रिएक्टेंट के साइड HR है इंटरनल। अब इसको, इस रिएक्टेंट को पहुंचाना है ट्रांजिशन स्टेट के पास, ताकि पुराने बॉन्ड टूटे, तो बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा कितना, 100 किलो कैलोरी। तो बाहर से एनर्जी देना पड़ा कितना, 100 किलो कैलोरी, और इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब बताओ ट्रांजिशन स्टेट का अपना एनर्जी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक अपना एनर्जी 110 किलो कैलोरी। तो ये क्या हो गया, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी, सबसे पास इसी के पास 110। अब इधर बॉन्ड बनेगा, देखो बॉन्ड जब बनेगा तो सबको पता है कि बॉन्ड, इधर ग्राफ नीचे डाउन हो रहा है, इसका मतलब कि बॉन्ड बन रहे हैं। पुराने बॉन्ड तो इधर टूट रहा था, अब नए बॉन्ड बन रहे हैं। अब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलता है, तो एनर्जी निकलेगा तो एनर्जी डाउन होगा। लेकिन एनर्जी उतना डाउन नहीं हो पाया कि जितना रिएक्टेंट का नीचे है। निकलते निकलते यहाँ पर रुक गया प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का जो एनर्जी निकलते निकलते रुक गया है, फिर भी प्रोडक्ट के पास तो कुछ एनर्जी होगा, तो उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो उस HP जो रुका है, निकलने के बाद जो HP इंटरनल एनर्जी जो प्रोडक्ट का रुका है, यहाँ पर रुक गया। अब पहले रिएक्टेंट का जो इंटरनल है इसमें मिलाओ, तो ये ऊपर है, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ ये एनर्जी ऊपर है। इसका मतलब कि रिएक्टेंट से वो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ओवरऑल एनर्जी गेन कर चुका है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। तो ये तुम्हारा प्रोसेस हो जाएगा क्या, इंडोथर्मिक। देखो ये ऊपर है, इसका कम है और इसका ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में एनर्जी गेन हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक। मतलब यहाँ से यहाँ आने में प्रोडक्ट के पास एनर्जी निकलेगा, तो एनर्जी जब निकलेगा तो उतना नहीं निकल रहा है कि अब वो प्रोडक्ट क्या हो जाए, रिएक्टेंट से कम आ जाए, ऊपर ही रुक गया। तो प्रोडक्ट के पास एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट के पास एनर्जी कम, इसलिए वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से नोट देखना। मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, लेकिन एक स्टेप में नहीं जाएगा, कई सारे स्टेप में जाएंगे। तो ये देखो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रिएक्टेंट A2 और B2 है, अब प्रोडक्ट बना रहा है 2AB। तो अब ये मल्टी स्टेप अगर रिएक्शन है तो कई सारे स्टेप में बनेगा। तो जरा देखना ध्यान से। यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में ये देखो बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूट के क्या किस में कन्वर्ट हो गया, 2A में कन्वर्ट हो गया। इसको एकदम दिमाग समझाने के लिए हम ऐसे में समझाना, कुछ बताना चाहता हूँ, ये मैं खुद से लिखा हूँ बस। तो A और A के बीच में बॉन्ड टूटेंगे तो क्या बन गया, 2A। अब जरा देखना, फिर यहाँ पर B2 है और यहाँ पर 2A है, तो यहाँ से एक A मैं ले लेता हूँ और इधर से B2 ले लेता हूँ, B2 को मैं BB लिख सकता हूँ। फिर अब देखो BB का पुराने बॉन्ड टूटेगा, BB के पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो B और B अलग हो जाएंगे, तो AB एक नया बॉन्ड बन गया, देखो AB, और एक जो B बचा वो B इधर दिख रहा है, ठीक है। अब जरा देखना, यहाँ से हम एक A यहाँ पर इस्तेमाल किए थे, तो यहाँ पर एक B बचा है, तो फिर जो एक A यहाँ पर जो बच गया है, तो उस A को और इस B को मिला दिए AB, और मिल के क्या बना दिया, प्रोडक्ट क्या बन गया, AB बन गया। तो ज़रा देखना ध्यान से, यहाँ पर 2AB लिखा है, तो प्रोडक्ट ये तुम्हारा क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा AB, और यहाँ पर भी तुम्हारा AB प्रोडक्ट बना, इसलिए मिल के क्या हो जाएगा, 2AB। तो ये प्रोडक्ट हो गया आपका, फाइनल प्रोडक्ट आपका AB बन गया। तो A2 को तुम AA लिख कर और बॉन्ड तोड़ के 2A कर दिए,
और इसमें से एक ए निकाल कर और इस B2 के साथ एक B लेकर AB बना दिया और फिर ये B बच गया और यहाँ से एक A जो बचा है और ये B मिल के क्या बना देगा, AB। तुम जरा सोचो इस मल्टी स्टेप रिएक्शन में, ध्यान से एकदम देखना, ध्यान से, कितना स्टेप में हुआ है, 3 स्टेप में। तो हर स्टेप में अपना एक ट्रांजिशन स्टेट होगा, क्योंकि मल्टी स्टेप रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कई सारे सिंगल स्टेप होते हैं। एक सिंगल स्टेप है, ये एक सिंगल स्टेप है, ये एक सिंगल स्टेप है, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं कई सारे। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन में हर एक स्टेप अपने आप में एक एलिमेंट्री होता है, जो तुम पहले पढ़ चुके हो। तो कितने बताओ, इस मल्टी स्टेप रिएक्शन का जो हम लिखे हैं मैकेनिज्म, 3 स्टेप जो लिखे हैं, इसमें 3 एलिमेंट्री रिएक्शन है और हर एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनता है। मैं आपको बताया था इससे पहले कि एलिमेंट्री स्टेप में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। तो इसका भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो ज़रा देखना ध्यान से कैसे बनेगा ट्रांजिशन स्टेट। पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो ये ए और ए के बीच में बॉन्ड टूट गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ए में, दोनों अलग अलग कन्वर्ट हो गए। ये ट्रांजिशन स्टेट 1 हो गया, ट्रांजिशन स्टेट 1। इधर देखो, इधर ए बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है और बी अलग हो रहा है। देखो बी अलग हो गया है, मतलब ए बी बॉन्ड बन रहे हैं और यहाँ से बी क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। इसका मतलब हो गया ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है। देखो देखने में समझ में आ रहा है कि ए बी बन रहा है और बी भी टूट रहा है। तो देखो बी टूट रहा है और ए बी बन रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 हो गया। ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसका भी ट्रांजिशन स्टेट होगा। जरा देखना ध्यान से वो क्या होगा। इसमें तो शायद कोई तोड़ने का बात नहीं, ए बी सिर्फ इसमें ऐड हो रहे हैं। देखो ए बी इसमें ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट 3 हो गया, कोई दिक्कत। तो बताओ, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मल्टी स्टेप। कितना स्टेप में है, 3 स्टेप में। तीनों स्टेप अपने आप में एलिमेंट्रीज होते हैं। जितने भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है मल्टी स्टेप, उसमें सब में एलिमेंट्री रिएक्शन का वो कम्बिनेशन होता है। तो 3 एलिमेंट्री रिएक्शन है, सबका अपना अपना ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर मौजूद है। तो किसी रिएक्शन में जितने स्टेप होते हैं, किसी मल्टी स्टेप रिएक्शन में जितने स्टेप होगा उतना ट्रांजिशन स्टेट होगा, उतना ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो ज़रा देखना ध्यान से, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बराबर नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स इन मल्टी स्टेप रिएक्शन, इन मल्टी स्टेप रिएक्शन। एक मल्टी स्टेप रिएक्शन में जितना नंबर ऑफ स्टेप होगा उतना ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अब बताओ रिएक्टेंट क्या है, A2B2, अब प्रोडक्ट क्या है, AB। तो अगर रिएक्टेंट A2B2 है, अब प्रोडक्ट AB है, अब इसके बीच में कुछ अगर बना होगा, कुछ अलग चीज़, तो उसका भी एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट। बताओ A2 तो है ही है यहाँ पर, देखो A, क्या A कहीं है, A2B2 है, 2AB है, लेकिन A कहीं नहीं है। तो इस A को एक नया नाम दे दिया जाएगा, जो एक मतलब A2B2 कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में AB में, तो बीच में एक नया चीज़ बन गया है A, जो कि इस रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा है। इसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बना है। उसी तरीके से ये अब रिएक्शन इंटरमीडिएट जो A है यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। फिर देखो यहाँ पर B एक बना है, B, देखो यहाँ पर कहीं B नहीं दिख रहा है, तो ये भी आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया। तो इसमें जो A और ये जो B है, ये क्या हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। कोई दिक्कत। अब कहानी सुनो, एकदम कहानी प्रोडक्ट में ख़त्म होते हैं, बनते हैं, तो बीच में 2 सिचुएशन पैदा होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट और एक रिएक्शन इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट में पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। तो जब ये घटना जैसे ही घट जाएगा तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है, ट्रांजिशन स्टेट के कंपेयर में ट्रांजिशन स्टेट के पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी सप्लाई की है बॉन्ड तोड़ने के लिए, और रिएक्शन इंटरमीडिएट का थोड़ा सा एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से कम होगा। तो बताओ लाइफ ज़्यादा किसका होगा, ट्रांजिशन स्टेट के पास एनर्जी ज़्यादा, रिएक्शन इंटरमीडिएट के पास एनर्जी कम, तो लाइफ सबसे ज़्यादा होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट के पास। तो ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट ये रिएक्शन के बीच में बनते हैं, और ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा लाइफ होता है थोड़ा सा किसका, इंटरमीडिएट का, और इसका एनर्जी कम होता है। कोई दिक्कत। और इसको अच्छे तरीके से अभी आगे हम लिख देंगे। ट्रांजिशन स्टेट जो होता है केमिकल बॉन्डिंग के रूल को फॉलो नहीं करता है, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट केमिकल बॉन्डिंग के रूल को फॉलो करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट का लाइफ काफ़ी कम है, रिएक्शन इंटरमीडिएट का लाइफ थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, क्योंकि इसके पास एनर्जी कम है। और जब लाइफ ज़्यादा है तो इसको रिएक्शन जो हो रहा है उसके मिक्सचर से हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट को। लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट दोनों रिएक्टेंट के बाद अब प्रोडक्ट से पहले बनते हैं, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट के जस्ट बाद बनेगा, और फिर उसके बाद से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट के पास एनर्जी ज़्यादा है
और रिएक्शन इंटरमीडिएट के पास एनर्जी थोड़ा सा कम है, इसलिए इसका लाइफ ज़्यादा है और इसका लाइफ काफ़ी कम है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ज़रा तुम बताओ, ये 3 स्टेप है, तो 3 स्टेप में कितना रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है? 2, ए और बी बना है। देखो ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में 2 चीज़ नया दिख रहा है, ए और बी। तो जितना स्टेप में रिएक्शन होता है उससे एक कम बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ज़रा देखना ध्यान से, नंबर ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, नंबर ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बराबर होता है जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, चाहे नंबर ऑफ स्टेप जो होगा, नंबर ऑफ जो स्टेप्स होते हैं उसमें से तुम एक घटा दो, एक कम कर दो। 3 स्टेप है तो 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है, तो जितना स्टेप होगा उसमें से 1 घटा दो, एक कम बनता है। ठीक है ना, जितना स्टेप होगा उससे एक कम बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। पहला स्टेप में क्या हो रहा है, ये ए बॉन्ड टूट रहा है। देखो ट्रांजिशन स्टेट क्या बोल रहा है, सिर्फ इसमें बॉन्ड टूट रहा है। तो पहला स्टेप में बॉन्ड टूट रहा है, सिर्फ बॉन्ड टूट रहा है। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी क्या देना पड़ेगा? सप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? इंडोथर्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडोथर्मिक, क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है। ज़रा स्टेप नंबर 3 देखो, ए और बी में कोई बॉन्ड नहीं है, ये फाइनली बॉन्ड बन रहा है ए बी। तो जब फाइनली बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? एक्सोथर्मिक। तो ये कौन सा स्टेप हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। कौन सा? एक्सोथर्मिक। और यहाँ पर ज़रा देखना ध्यान से, यहाँ पर ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है और बी और बी के बीच में बॉन्ड टूट रहा है। ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है और बी और बी के बीच में बॉन्ड टूट रहा है। इसमें बॉन्ड बन भी रहा है, टूट भी रहा है, बन भी रहा है, टूट भी रहा है। ध्यान से देख लो, देखो ये बी और बी बॉन्ड टूटेगा, तो बी और बी के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी क्या करना पड़ेगा? इसमें देना पड़ेगा, एनर्जी इसमें ऐड करना पड़ेगा, एनर्जी इसमें ऐड करना होगा। और यहाँ पर ए बी बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ से एनर्जी निकलेगा, एनर्जी यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पर ऐड करना किया जा रहा है, इधर एनर्जी निकल रहा है। तो जनरली क्या होता है कि जब कुछ ना समझ में आए तो प्रोडक्ट बनने का मतलब होता है कि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। ठीक है ना, तो एनर्जी जब काफ़ी ज़्यादा निकलेगा तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है? इंडो, और बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक। जब इंडो एक्सो दोनों आ जाए तो तुम समझ जाना कि प्रोडक्ट जब बनेगा तो इसका मतलब कि एनर्जी निकलेगा ही। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका? एक्सोथर्मिक। अब इसका हम लोग डिटेल्स ग्राफ डिस्कस करते हैं, जरा देखना ध्यान से। देखो यहाँ पर एनर्जी डायग्राम में ड्रॉ किया हूँ, एनर्जी डायग्राम इसके लिए मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए एनर्जी डायग्राम ये होता है। अब जरा देखना स्टेप 1 में ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, तो ये इंडोथर्मिक होगा। तो जरा देखना ध्यान से, ये तुम्हारा रिएक्टेंट, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? रिएक्टेंट। ये A2B2 रिएक्टेंट हो गया। चलो यहाँ पर रिएक्टेंट दिखा दो। अब जरा देखो यहाँ पर पहला स्टेप में क्या है? पहला स्टेप में आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, तो इंडोथर्मिक। तो इंडोथर्मिक में क्या होता है? ये जो आपका होता है, ये वाला लाइन नीचे होता है और ये वाला लाइन ऊपर होता है इंडोथर्मिक में। ठीक है, और यहाँ पर बताओ ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ये गया, यहाँ ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो स्टेप 1 के लिए प्रोडक्ट क्या है? ये आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। बात आ गई समझ में? अब स्टेप 2 देखो, यहाँ पर ये बी और बी बॉन्ड तोड़ेंगे और यहाँ पर ए बी बॉन्ड बनाएंगे। तो ये तोड़ेंगे तो इंडोथर्मिक और ये बनाएंगे तो एक्सोथर्मिक। ठीक है, और जनरली बॉन्ड बनता है तो एक्सोथर्मिक होता है, तो रिएक्शन इधर ही मूव करेगा। बॉन्ड जब बनता है तो जनरली अगर ना समझ में आए तो बॉन्ड बनेगा तो रिएक्शन इधर ही ओवरऑल मूव करेगा, इधर जब मूव करेगा तो एनर्जी निकलेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन जो आपका स्टेप 2 हो जाएगा वो आपका एक्सोथर्मिक हो जाएगा, क्योंकि जो ए बी बॉन्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जनरली बनते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो स्टेबल बनेगा, स्टेबल बनेगा तो एनर्जी निकलेगा, तो ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 2, ये तो स्टेप नंबर 1 हो गया तुम्हारा। ये तो कौन सा हो गया? स्टेप नंबर 1। ठीक है, अच्छा बताओ स्टेप नंबर 1 का ट्रांजिशन स्टेट होगा TS1, ट्रांजिशन स्टेट ये वाला TS1। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में आओ। स्टेप नंबर 1 यहाँ पर ए के पास रुक गया, अब यहीं से शुरू होगा स्टेप नंबर 2। ये ए देखो, अब ये ए यहाँ पर है कि नहीं? तो ये रिएक्टेंट, और उसके बाद से देखो जाएगा और ये एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा? ये पॉइंट नीचे आएगा। ये अब इस ग्राफ के लिए ये पॉइंट रिएक्टेंट और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट, वो नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बन रहा है? ये बी बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पर? बी। कोई दिक्कत? जो तने तनहा बेचारा अकेले निकल जा रहा है वो बी निकल रहा है। अब जरा देखना ध्यान से, अब ये जो बी है वो ट्रांसफ़र हो गया ए बी में। तो ये बी देखो ट्रांसफ़र हो गया किसमें? ए बी में। और यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर टूट नहीं रहा है, इसलिए बन रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी निकलेगा। ओवरऑल जो रिएक्शन है वो क्या है? एक्सोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक, मतलब ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। बात आ गई समझ में। तो ये कई सारे स्टेप हैं, इसमें इंडो, ये एक्सो, और यहाँ पर भी क्या है एक्सोथर्मिक है, यहाँ पर भी क्या है एक्सोथर्मिक, लेकिन ओवरऑल जो रिएक्शन है वो आपका एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट A2B2 कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में एनर्जी निकलता है, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन आपका, क्योंकि देखो ये एक्सो, तो ये दो एक्सो यहाँ पर है और एक यहाँ पर इंडो, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाए एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट ग्राफ ऊपर और प्रोडक्ट का ग्राफ नीचे होता है। अब जरा देखना ध्यान से, जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी होता है वो ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो स्टेप नंबर 1 में ये ग्राफ है, तो इसका हाईएस्ट एनर्जी TS1, ये किसके लिए, स्टेप नंबर 2 के लिए है, ये स्टेप नंबर 2 के लिए है, तो इसका भी ट्रांजिशन स्टेट होगा TS2, और वो TS2 क्या है ये वाला। स्टेप नंबर 3 ये है, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाएगा TS3। आगे बात समझ में। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, और ये तुम्हारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन इंटरमीडिएट जो तुम्हारा A है, देखो A तुम्हारा क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट है, B भी तुम्हारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो ट्रांजिशन स्टेट से थोड़ा सा कम होगा एनर्जी। यहाँ पे देखो इसका ट्रांजिशन स्टेट स्टेप नंबर 2 में B जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है उससे कम है, तो ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी सबसे ज़्यादा है, और थोड़ा सा नीचे क्या है, ये दोनों तुम्हारा रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के कंपेयर में कम होता है, इसलिए रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, हायर, मतलब ज़्यादा स्टेबल होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, ट्रांजिशन स्टेट के रिस्पेक्ट में। ये इसका लाइफ ज़्यादा होता है, थोड़ा सा रुकेगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये रुकेगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मिक्सचर से हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं। तो ज़रा देखना ट्रांजिशन स्टेट का लोकेशन कहाँ है, मैक्सिमम पोजीशन पे, ग्राफ के सबसे ऊपर मैक्सिमम पोजीशन पर, और मैक्सिमम पोजीशन पर है तो एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। और ट्रांजिशन स्टेट का जो लोकेशन है क्या है, मिनिमम पोजीशन में, देखो नीचे है, सॉरी रिएक्शन इंटरमीडिएट का लोकेशन क्या है, मिनिमम पोजीशन पे, नीचे, ये नीचे मिनिमम पोजीशन पर है, और मिनिमम पोजीशन पे है तो क्या हो जाएगा, एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से कम हो जाएगा, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। अब सब बात हम लिख देते हैं, अब अच्छे तरीके से देख लेना। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट मिनिमम पोजीशन पे और ट्रांजिशन स्टेट मैक्सिमम पोजीशन पे, जो भी बात हम पढ़ाएं सबको लिखने जा रहे हैं। अब ज़रा समझ लो ध्यान से, ऐसे ही मैं ग्राफ ड्रॉ किया था मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए, तो ये जो ग्राफ है फाइनल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए फाइनल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसे ही आता है। तो ये ओवरऑल ग्राफ है, फाइनल ग्राफ है मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए। अब देखो इसमें क्या क्या है, मैक्सिमा इन द एनर्जी डायग्राम, ये आपका एनर्जी डायग्राम है, ये आपका क्या है एनर्जी डायग्राम। तो एनर्जी डायग्राम के जो मैक्सिमा पॉइंट है, ये सब मैक्सिमा पॉइंट रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन स्टेट, वो सब क्या है ट्रांजिशन स्टेट। मिनिमा, ये मिनिमा है, मिनिमा इन द एनर्जी डायग्राम रिप्रेजेंट्स रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिप्रेजेंट्स रिएक्शन इंटरमीडिएट। जो ये वाला है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट से, तो मैक्सिमम पर ट्रांजिशन स्टेट और मिनिमम पर रिएक्शन इंटरमीडिएट। कितना ट्रांजिशन स्टेट है, 3, और 3 ही स्टेप में गया है रिएक्शन, और रिएक्शन इंटरमीडिएट कितना हो गया, एक, उससे कम हो गया। तो जितना स्टेप होता है उससे कम रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, और जितना स्टेप होता है उतना ट्रांजिशन स्टेट भी होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैज़ लेस एनर्जी, देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट नीचे है और ट्रांजिशन स्टेट ऊपर है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट हैज़ लेस एनर्जी एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट, हैंस रिएक्शन, ये रिएक्शन का ये है शॉर्ट फॉर्म में, रिएक्शन इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्शन इंटरमीडिएट की एनर्जी कम है, इसलिए उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, किसके रिस्पेक्ट में, ट्रांजिशन स्टेट के रिस्पेक्ट में। सिंस रिएक्शन इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल, ये स्टेबल ज़्यादा होता है, तो स्टेबल ज़्यादा होता है तो इसके पास लाइफ टाइम है रहने का, कुछ देर रुकेगा बेचारा, दे कैन बी सेपरेटेड, रुकेगा तो हम सेपरेट कर लेंगे फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट जल्दी रुकता नहीं है, अनस्टेबल होता है काफ़ी ज़्यादा। ओबे रूल्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ट्रांजिशन स्टेट डू नॉट ओबे रूल्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ये रूल्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को ओबे करता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट ओबे नहीं करता है। इन सब बातों को ज़रा दिमाग में रखिएगा, थ्योरेटिकल बात है, आगे बहुत काम करेगा, ठीक है। एक बात ज़रा देख लेना ध्यान से, मल्टी स्टेप रिएक्शन में ही रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन जो हम तुमको पढ़ाएं उसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं था, उसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट है। अच्छा बता, एक रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में हो रहा है, तो मैं तुमको बताया कि जितना स्टेप होता है उतना ट्रांजिशन स्टेट, तो सिंगल स्टेप में हो रहा था कितना ट्रांजिशन स्टेट होगा 1, और जितना ट्रांजिशन स्टेट होता है 3 ट्रांजिशन स्टेट है तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कितना है 2,
तो जितना ट्रांजिशन स्टेट होगा उससे एक कम रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। तो सिंगल रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट कितना 1 और रिएक्शन इंटरमीडिएट एक उससे कम, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। इसलिए सिंगल स्टेप रिएक्शन में कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता है, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। लेकिन मल्टी स्टेप रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट तो बनता ही है, उससे एक कम बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो नोट में लिख लेना है, लिख लो, रखना। अब जरा देखना ध्यान से वो कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं कि जो रिएक्शंस के दौरान बनते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जरा देखना ध्यान से, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में बता चुका हूँ, और ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो रिएक्शन के दौरान बनते हैं जिसका स्टेबिलिटी ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोडक्ट बनने से पहले वो रिएक्शन इंटरमीडिएट ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान बनते हैं, और इसका स्टेबिलिटी के बारे में मैं सब बता दिया हूँ। एंड डिस्ट्रॉयड बिफोर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले ख़त्म हो जाते हैं, प्रोडक्ट बनने से पहले ख़त्म हो जाते हैं। वो कौन कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट है? कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, बेंजाइन। अब ये 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। अब जरा देखना, इस पूरे चैप्टर में हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे इसी इंटरमीडिएट्स के बेसिस पे पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में सब नहीं, लगभग रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है। तो अब हेडिंग में दूंगा कार्बोकेटाइन। अब उससे रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस हैं, मैक्सिमम रिएक्शंस कवर करेंगे इस चैप्टर में, रिएक्शन मैकेनिज्म में। उसी तरीके से कार्बोएनाइन, तो इसमें मैक्सिमम रिएक्शन कवर करेंगे, ऐसा रिएक्शन जिसमें कार्बोएनाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता हो। फिर फ्री रेडिकल्स, कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिसमें फ्री रेडिकल बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो जितने भी रिएक्शन हैं जिसमें फ्री रेडिकल्स बनता है उसको डिस्कस कर लेंगे। कार्बीन्स, जिसमें कार्बीन्स जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है, वो रिएक्शन जिसमें कार्बिन बनता है उसको भी अलग से डिस्कस करेंगे। नाइट्रीन वाले भी अलग से डिस्कस करेंगे, बेंजाइन वाले से भी अलग से डिस्कस करेंगे। मतलब कार्बोकेटाइन हेडिंग देंगे, और वो कार्बोकेटाइन जो रिएक्शन में आता है, जो मतलब फेमस रिएक्शन है, उसको इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे कार्बोकेटाइन जिस रिएक्शन में आता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्री रेडिकल जिस रिएक्शन में आता है उसको भी डिस्कस करेंगे। मतलब कुछ ऐसे रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है उसको इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है इसको अच्छे तरीके से ज़रा 2-3 मरतबा देखिएगा कि आज क्या गेम हुआ है। उसके बाद से फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा।